हेलो दर्शकों, मैं दिशान कादी, आप सब देख रहे हैं साराधिकार। महाराष्ट्र में बीजेपी 130 सीटों पर आगे चल रही है। महायुति को कांग्रेस के गठबंधन से 4 गुना बढ़ाया हासिल है। महाराष्ट्र के चुनाव में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी सब धाराशायी हो चुके हैं। बीजेपी ने हरियाणा और मध्य प्रदेश दोनों ही महाराष्ट्र में दोहरा दिया। हरियाणा इस महीने में दोहराया कि यहाँ की जीत को महाराष्ट्र में बरकरार रखा, और मध्य प्रदेश को इस महीने में दोहरा दिया कि वहाँ चलाई गई लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र में निकल काम कर गई। मध्य प्रदेश में बीजेपी की हार की बात कही जा रही थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सरकार के आखिरी महीनों में बहनों के खाते में पैसे डालना शुरू किया और बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। महाराष्ट्र में भी बीजेपी आखिरी चरण में जून में लाड़की बहन योजना लॉन्च करती है और 2.5 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते में 7,500 रुपये मतदान से पहले दान दिया जाता है। इस योजना का असर बीजेपी देखने लगी थी, इसलिए मुख्यमंत्री शिंदे अपनी सभाओं में कहने लगे, अभी 1,500 रुपये प्रति महीना दिए जा रहे हैं, आगे इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये कर देंगे। महाराष्ट्र में गरीबी रेखा के नीचे जितनी भी महिलाएं हैं, उसे 2.5 गुना से अधिक महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए। राज्य में 4.69 करोड़ महिलाएं वोटर है। 50% से ज़्यादा के खाते में 7,500 रुपये जा चुके थे। मतदान से पहले 18 से 65 की उम्र के बीच की महिलाओं के लिए ये स्कीम लाई गई थी। महिला वोटर्स में हुए 6% की वृद्धि ने भी महायुति की सहायता की होगी। 52 लाख नई महिला संवाददाता इस बार सूची में शामिल हुई। जाहिर है इससे बीजेपी को फायदा मिला होगा। 46,000 करोड़ की ये योजना अपने आप में राज्य की बड़ी योजनाओं में से एक है। भारत में केवल 50% ही लोग दिन में 3 बार खाना खा पाते हैं। 74% लोग पोषक खाना नहीं खरीद सकते। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसी फरवरी में मराठा कोटा रिपोर्ट के आधार पर बताया कि महाराष्ट्र की 21% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। इस साल की शुरुआती 6 महीनों में 557 किसानों की खुदकुशी से मौत हो गई। ज़्यादातर मौतें पानी की फसल के चलते मौसम खराब होने और कर्ज बढ़ने के कारण हुई। 2023 में 2,800 से अधिक किसानों की मौत हुई। जिस राज्य में इतनी गरीबी हो, वहाँ हर महीने 1,500 रुपये की सहायता बहुत अहमियत रखती है। जहाँ इतनी गरीबी हो, वहाँ सरकार खाते में 1,500 रुपये डाल दे, इसका असर तो होना ही था। मतलब आपको पहले गरीब से गरीब किया जाए, फिर कुछ पैसे दे दिए जाए। बाकी सरकार कैसे चला रहे हैं, व्यवस्था कैसी है, 7 लाख करोड़ का घाटा है, कर्जा है, इन सवालों का काम सिर्फ सवालों की जगह भरना रह गया है। हरियाणा में लाडू लक्ष्मी का वादा बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था। मीडिया रिपोर्ट बनने से लगता है सरकार बनने के बाद ये योजना लॉन्च कर दी गई है। आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत महिलाओं के खाते में 2,100 रुपये दिए जाएंगे। इस तरह से खाते में पैसे देने की योजना शुरू होती है तब जब राहुल गांधी 2019 में न्याय योजना की बात करते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया, भारत के 20% गरीब परिवार यानी 5 करोड़ परिवारों को साल में 72,000 रुपये दिए जाएंगे। राशि घर के महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी। 2024 में राहुल गांधी ने 72,000 से बढ़ाकर हर साल 1 लाख देने का वादा किया और इसका नाम महालक्ष्मी योजना रख दिया। आप 2019 में न्याय योजना को सर्च कीजिए, किस तरह से विश्लेषण किया गया है। जगह जगह आर्टिकल मिलेंगे कि न्याय योजना से देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ने वाला है। राहुल की ये सोच मूर्खतापूर्ण है, ये सब बताया गया। इस योजना की निंदा की गई, लेकिन बाद में जब बीजेपी इसी से मिलती जुलती एक योजना जब लॉन्च करती है, उसे मास्टर स्ट्रोक बता दिया जाता है। कोई गिनती कर सकता है कि न्याय योजना की तुलना में बड़े बड़े एक्सपर्ट में कितने लेख लिखे और इसे मूर्खतापूर्ण विचार घोषित किया, अर्थव्यवस्था के लिए घातक बता दिया। तब राहुल गांधी ने हर महीना 6,000 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन 2019 में न्याय योजना को चर्चा तक नहीं होने दी गई, केवल आलोचनाएं छपती रही। एक तरह से राहुल गांधी ने जो योजना लॉन्च की, उससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हीं की तरह की योजना अपनाकर बीजेपी चुनाव जीतने लग गई। बीजेपी की इस पर नज़र तो पड़ गई थी। एक तरफ रेवड़ी की बहस चलाकर इस तरह की योजनाओं पर अटैक शुरू हुआ और दूसरी तरफ बीजेपी ने इसी तरह की योजनाएं लागू करनी शुरू कर दी। उसी साल नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान योजना लॉन्च करते हैं और करोड़ों किसानों के खाते में 2,000 रुपये लोकसभा चुनाव के पहले भेज दिया जाता है। आज भी ये योजना जारी है। इस तरह की योजनाओं की आलोचना करने वाली बीजेपी ने जब इस फॉर्मूला को अपनाया तो खुद को इस मायने में अलग बताया। ये हिसाब किताब लगाकर लॉन्च किया गया है। विपक्षी दल की तरह बिना सोचे समझे वादा नहीं किया गया। इस बात में खास दम नहीं, बस मोदी मीडिया और आईटी सेल के जरिए बीजेपी अपनी बात स्थापित करने में सफल हो गई। कायदे से देखें तो हेमंत सोरेन विपक्ष के हैं। उनकी
महिला सम्मान योजना उनके लिए फायदेमंद साबित हुई, तो क्या उन्होंने सोच समझकर ये योजना लागू नहीं की? तो क्या महिला वोटर के पास पहुंचने का यही एकमात्र जरिया रह गया है? अगर है तो डिटेल में सोचना चाहिए। आपने कई रिपोर्ट देखी होगी गरीबी की, महंगाई की, अपने आसपास की देख लीजिए। महिलाएं घर का खर्चा चलाने के लिए बड़ी संख्या में महानगरों में पलायन कर रही है, काम करती है और उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। उसका जीवन आर्थिक तनाव से घिरा हुआ है। ऐसे में उसके खाते में आने वाली कोई भी रकम बड़ी राहत दे सकती है। आखिर उसे मिलता क्या है? कम से कम 1500 रुपये महीना तो आया। घोटाले की खबरें वो पढ़ती होगी, यही लगता होगा कि सरकार का खजाना जब लूट रहे हैं तो उसका हिस्सा कुछ उसे भी मिल जाए। इन महिलाओं के जीवन में झांक कर देखिए, इतनी आर्थिक तंगी है, उसमें ये पैसा बारिश की बूंदों की तरह काम करेगा ही। आप इस सवाल पर बहस कर सकते हैं कि क्या महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में बीजेपी को ये सफलता लाड़की बहन योजना के कारण मिली? एक सवाल का जवाब और मिल जाता तो अच्छा रहता कि अगर यही पैसा मर्दों के खाते में दिया जाता तो परिणाम कैसा होता? क्या ऐसा ही होता? एक सवाल और है, जब महिलाएं इतनी गरीबी झेल रही थी, महीने में 3000 से 2100 से 1500 रुपये से उन्हें राहत मिलने लगी, तब तो उसी राज्य में युवाओं ने बेरोजगारी भी झेली होगी, मर्दों ने काम कमाई वाली नौकरी का सामना भी किया होगा। तो क्या ये सारे सवाल 3000 में हल हो गए? रेवड़ी की बहस का क्या हुआ? पीएम मोदी ने रेवड़ी के खिलाफ खूब बहस चलाई, कितने भाषण दिए, गोदी मीडिया पर सैकड़ों डिबेट हुए। आप उन डिबेट को निकाल कर देख सकते हैं, कितने हिंदी अखबार में लिखे गए। पीएम मोदी की तारीफ में लिखे गए कि वे रेवड़ी कल्चर का ठीक विरोध करते हैं। विपक्ष केवल चुनाव जीतने के लिए इस तरह की योजनाओं की बात करता है, उसी देश की अर्थव्यवस्था की परवाह नहीं। क्या कोई एक भी डिबेट कर पाएगा इस बात पर कि रेवड़ी गलत है? अब जब महाराष्ट्र के नतीजों ने रेवड़ी की आत्मा को शांति दे दी है, अब रेवड़ी मास्टर स्ट्रोक हो चुका है। महाराष्ट्र के चुनाव में पर्दे के पीछे क्या खेल हुआ है, इससे हारने वाले अब चुप रह जाएंगे। ये केवल नेशन के दम पर गलत है, गलत और सही को गलत बताते निकल जाएंगे। सारे कारण भेजे जा चुके हैं कि 6 महीना पहले बीजेपी क्यों हार गई थी। यूपी के उपचुनाव में आपने हाल देखा। बात यह है कि नतीजों के दिन इन सब चीज़ों पर बात करने का रिवाज खत्म हो चुका है। जो भी जीत जाता है उसकी तारीफ होने लग जाती है। लोकसभा के समय कहा जा रहा था, महाराष्ट्र में इस बात को लेकर बहुत नाराजगी थी कि महाराष्ट्र के उद्योग गुजरात भेजे जा रहे हैं और महाराष्ट्र के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही। बीजेपी ने शिवसेना एनसीपी को तोड़कर महाराष्ट्र की राजनीति की अस्मिता को चोट पहुंचाई, लेकिन ये बात 6 महीने में हलवा हो गई। अब कहाँ जा रहा है महाराष्ट्र की जनता के लिए ये मुद्दा नहीं था। जितनी सीटें एमवीए को आई, कांग्रेस, शिवसेना उद्धव और एनसीपी शरद पवार को मिलाकर, उतनी तो शिवसेना शिंदे को अकेले आ गई। वहीं कांग्रेस महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव में ठीक से चुनाव लड़ती हुई बताई गई और वही कांग्रेस विधानसभा का चुनाव ठीक से नहीं करती हुई बताई जा रही है। ऐसे तर्कों से आप चुनाव की तस्वीरें खांजिए पाएंगे। अब कहाँ जा रहा है कि लोकसभा के भाषणों को विधानसभा में दोहराया गया, नए नैरेटिव की स्थापना नहीं की गई। तो क्या ये इतनी बड़ी गलती है? महाराष्ट्र की जनता नए नए भाषण की उम्मीद कर रही थी, तो बीजेपी के खेमे से उसे कौन सा नया भाषण मिल गया? इसलिए आपको डिटेल में सही जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि चुनाव पर्दे के पीछे से कैसे जीता जाता है कोई नहीं जानता, जानकर भी नहीं बोल पाता। अब जीत हो गई है, अब इस जीत के 1000 नायक सामने लाए जाएंगे। जल्दी ही अखबारों में आरएसएस की हजारों सैकड़ों बैठकों और उनकी कार्यकर्ताओं की अटक परिश्रम के बारे में आपको रिपोर्ट पढ़ने को मिल जाएगी। महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी नेता कह रहे थे, बटेंगे तो कटेंगे टाइप का नारा नहीं चलता, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस नारे में भी काम कर दिया। तो जो भी तर्क दिए जाते हैं वो हार और जीत के साथ सही लगते हैं और गलत हो जाते हैं। टीवी पर बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि महाराष्ट्र के ऊपर 7.5 लाख करोड़ का कर्जा है, लेकिन उन्होंने लाड़की बहन योजना के लिए अपना हिसाब लगाया, ठीक से कैलकुलेट किया, जो विपक्ष नहीं करता। जैसे विपक्ष को कैलकुलेट करने नहीं आता। झारखंड में हेमंत सोरेन ने मावया सम्मान योजना यूं ही लॉन्च कर दी। इसलिए हमारा कहना है कि नतीजों के दिन नंबर तो होते हैं, लेकिन उस नंबर के पीछे जो तर्क दिए जाते हैं उन नंबर्स को सही बताने के लिए दिए जाते हैं। जो तर्क नहीं दिए जाते और दिए जाते हैं, असली कारण उनके पीछे कहीं छुपे होते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 28 सीट्स पर लड़ी है, 9 सीट्स पर जीत हासिल करती है। नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ी हार महाराष्ट्र में मिली थी, जो बड़ा झटका था वो महाराष्ट्र में मिला था। 2019 की तुलना में बीजेपी की बड़ी
बड़ी हार होती है। 2024 में महाराष्ट्र में अब वही बीजेपी 6 महीने बाद विधानसभा में ऐसी जीत हासिल करती है कि लोग कहने लग गए है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ तो सबको आ रहा है। 152 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी। 130 सीट अधिक सीट पर बीजेपी आगे बताई जा रही है। इतनी सीटों तो बीजेपी को 2014 में भी नहीं मिली, जब मोदी लहर के बाद विधानसभा का वहां चुनाव हुआ था और विपक्षी दल पूरी तरह ध्वस्त हो गए थे। 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में प्रचंड जीत मिली। उसके बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इतनी सीटें नहीं मिली कि वो सरकार बना सके। 2014 और 2019 से बड़ी जीत 2024 में बीजेपी को मिली है। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 147 सीट पर चुनाव लड़ी थी, 44 सीट्स पर जीत मिली। कांग्रेस का प्रदर्शन 2019 के विधानसभा चुनाव में खराब था। 2024 के विधानसभा चुनाव में 108 सीट पर लड़कर 20 सीटों पर जीतना मुश्किल लग रहा है। क्या ये सब लाडकी बहन योजना के कारण ही हो गया? क्या ऐसे कारण हैं जिनके बारे में जानने वाले जानते हैं, मगर अब बोलने से क्या होगा? कारण कांग्रेस की रणनीति में भीतर भी हो सकता है। महाराष्ट्र में जिस तरह से पैसा बटा है, सैकड़ों करोड़ रुपए की चीज बांटी गई है, इनका क्या रोल है अब कोई बात नहीं करेगा। हरियाणा में जब कांग्रेस हारी तो कहा गया इंडिया गठबंधन मिलकर नहीं लड़ रहा था, लेकिन महाराष्ट्र में तो मिलकर लड़ ही रहे थे। इतनी खटपट बीजेपी की गठबंधन में थी, कमोबेश उतनी ही गठबंधन कांग्रेस के गठबंधन में भी नजर आई। लोकसभा के नतीजों को एमवीए दोहरा देती तो 55 सीट्स और मिल जाती, लेकिन एमवीए नहीं दोहरा सकी। पूरे एमवीए को जितनी सीट्स आई है उतनी अकेले शिवसेना शिंदे की पार्टी को आई है। शानदार स्ट्राइक रेट है, बीजेपी का भी स्ट्राइक रेट शानदार है। चुनाव आयोग ने कारण महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार को वक्त मिला। इस फैसले का बीजेपी की जीत में क्या योगदान है, इस पर भी बात कर लीजिए। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार ने 2000 से अधिक फैसले दिए। मीडिया में ये सब छपा है। मुंबई में प्रवेश करने के नाके को फ्री कर दिया, लाडकी बहन योजना की किस्तें जारी कर दी। चुनाव जीतने के लिए जो भी किया जा सकता आखिरी वक्त में फैसला लिए जाने लगे। सारा फोकस लाडकी बहन योजना पर रखा गया। चुनाव आयोग पर किसी का ध्यान नहीं गया। ये नहीं बुलाया जा सकता है कि ये वो राज्य है जहां व्यापार और राजनीति के एक तंत्र ने सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिक मर्यादा विचारधारा के सारे नियम तोड़ दिए हैं। कौन किसके इशारे पर बैठ गया है, टिकट लेकर हार गया है, ये सब आप कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन राज्य की राजनीति के भीतर से जानने वाले आपको गुप्त चर्चाओं में यही सारी बातें बताएंगे। राज्य की 2 सबसे बड़ी स्थानीय पार्टीज को बांट दिया गया। यह ऐसा दुर्लभ चुनाव है जहां शिवसेना विपक्ष में भी है और पक्ष में भी है, एनसीपी पक्ष में भी है और विपक्ष में भी है। अजीत पवार ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 49 पर बढ़त बना ली। ऐसा लगता है कि एक प्रकार से लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया। लोगों ने एकनाथ शिंदे जी को रियल शिवसेना के रूप में स्वीकार कर लिया है। बाला साहेब ठाकरे की हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना है उसकी लेजिटिमेसी ये एकनाथ शिंदे जी को मिली है, और जो मूल एनसीपी है उसकी लेजिटिमेसी अजित पवार जी को मिली। शिवसेना उद्धव ठाकरे के संजय राउत कह रहे हैं उन्हें ये नतीजा कबूल नहीं है, लेकिन उनके पास तो पार्टी थी, कार्यकर्ता थे, संगठन था। जब चुनाव के पीछे उनके हिसाब से हेराफेरी हो रही थी तब उन्होंने उजागर क्यों नहीं किया? जिस तरह यूपी के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता सब मिल गए थे और एक एक घटना की रिपोर्ट करने लग गए थे। एमवीए ऐसा क्या कर रही थी कि महाराष्ट्र के चुनाव में इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी ने एमवीए को पूरी तरह हरा दिया। लोकसभा में इंडिया गठबंधन को जो बढ़त मिली थी वो हरियाणा और महाराष्ट्र के कारण दुगना चुकी और हारने के बाद भी बीजेपी ने अपने आप को संभाल लिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत बहुत बड़ी है। कांग्रेस के नजर से देखिए तो झारखंड, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन के भीतर काफी कमजोर हो चुका है। यहाँ से अब कांग्रेस आगे कैसे उठेगी उसी को सोचना है। राजनीति में आज का हीरो कल का फ्लॉप हो जाता है, कल का फ्लॉप आज का हीरो हो जाता है। लेकिन 24 साल के पैमाने को देखिए तो नरेंद्र मोदी इधर उधर बीच में कभी कभार हारते हुए भी लगातार सत्ता में मजबूती से बने हुए हैं। उन्हें कोई नहीं हरा पाया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में वापसी तो की, मगर वो अपनी वापसी को बड़ी जीत में नहीं बदल पाई। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।